एक सुबह जब आगरा का किला सुनहरी धूप में नहाया हुआ था और यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-आम में विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं, जो अक्सर तब उभरती थीं जब सल्तनत के रोजमर्रा के उबाऊ मसले उनके सामने पेश किए जाते थे। आसपास उनके नवरत्न और अन्य महत्वपूर्ण दरबारी, मंत्री और अमीर-उमरा अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। हवा में महंगे इत्र और ताजे फूलों की मिलीजुली महक थी, लेकिन दरबार का माहौल किसी अनकहे तनाव से बोझिल था। इस तनाव का केंद्र थे दो व्यक्ति। एक शहंशाह के सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल, जो अपनी सहज मुस्कान और शांत स्वभाव के साथ बैठे थे, मानो उन्हें दुनिया की किसी बात की परवाह ही न हो। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो उनकी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी का पता देती थी। दूसरे थे मंत्री हर्षवर्धन, एक पुराने और प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य, जो अपनी विद्वता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दिल में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग हमेशा जलती रहती थी। हर्षवर्धन को लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी राजघराने से थे और न ही किसी बड़े सैन्य पद पर, केवल अपनी चापलूसी और मजाकिया बातों से शहंशाह का दिल जीतकर उस पद पर पहुंच गए थे, जिसके असली हकदार वह खुद थे। उस दिन की कार्यवाही शुरू हुई। एक के बाद एक मामले पेश किए गए और अकबर अपनी सूझबूझ से फैसले सुनाते रहे, लेकिन उनका मन कहीं और था। वह दरबार की इस नीरसता से ऊब चुके थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो कह रहे हों, कुछ ऐसा करो कि इस माहौल में थोड़ी जान आए। बीरबल, जो शहंशाह के मन की बात पढ़ने में माहिर थे, कुछ कहने ही वाले थे कि मंत्री हर्षवर्धन अचानक अपनी जगह से उठे। उन्होंने झुककर शहंशाह को सलाम किया और बोले, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो पूरे दरबार और सल्तनत की भलाई से जुड़ा है। अकबर की आंखों में रुचि जागी। कहिए मंत्री जी, क्या बात है? हर्षवर्धन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और फिर शहंशाह से कहा, जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि आपके नवरत्नों में राजा बीरबल सबसे बुद्धिमान और चतुर माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी बुद्धि इतनी तेज है कि वह इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर ला सकें? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान मूर्खों को पहचानने में ही होती है। यह एक सीधा सीधा बीरबल पर हमला था। हर्षवर्धन का इरादा साफ था। अगर बीरबल किसी को मूर्ख कहकर दरबार में लाते, तो वह व्यक्ति अपमानित महसूस करता और बीरबल के खिलाफ हो जाता। अगर वह किसी दरबारी का नाम लेते, तो दरबार में फूट पड़ जाती। और अगर वह यह काम नहीं कर पाते, तो उनकी बुद्धिमानी पर सवाल उठता और हर्षवर्धन को उन्हें नीचा दिखाने का मौका मिल जाता। पूरा दरबार सन्न रह गया। सब समझ गए कि यह एक कांटों भरा जाल था, जिसे हर्षवर्धन ने बड़ी चालाकी से बिछाया था। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं, जो अब भी शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर भी इस चुनौती की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मंत्री हर्षवर्धन ने एक बहुत ही मुश्किल सवाल उठाया है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम आगरा शहर में घूमकर राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने पेश कर सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर बोले, मंत्री जी की जिज्ञासा उचित है, जहांपनाह। एक राज्य तभी तरक्की कर सकता है जब बुद्धिमानों को सम्मान और मूर्खों को उनकी सही जगह का पता हो। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इस काम के लिए कुछ समय और कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी। तुम्हें कितना समय चाहिए? अकबर ने पूछा। मुझे 1 महीने का समय और 1000 सोने की मोहरें चाहिए, जहांपनाह, बीरबल ने कामली कहा।
1000 सोने की मोहरें। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मूर्खों को ढूंढने के लिए इतनी बड़ी रकम। हर्षवर्धन मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि बीरबल या तो लालची है या फिर इस काम से बचने का बहाना बना रहा है। उसने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह तो सल्तनत के खजाने की बर्बादी है। मूर्खों को ढूंढने के लिए मोहरों की क्या जरूरत? अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, मंजूर है। तुम्हें 1 महीने का समय और 1000 मोहरें दी जाती हैं। लेकिन याद रहे, 1 महीने बाद तुम्हें दरबार में मूर्खों की सूची के साथ हाजिर होना होगा। जो हुक्म जहांपनाह, कहकर बीरबल ने सलाम किया और दरबार से बाहर चले गए। अगले दिन से बीरबल का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। वह राजकाज के कामों से दूर हो गए। वह सुबह सुबह अपने घर से निकलते और आगरा की गलियों, बाजारों और चौपालों में घूमने लगते। कभी वह किसी हलवाई की दुकान पर बैठकर घंटों लोगों को आते जाते देखते, तो कभी किसी पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर लोगों की बातें सुनते। वह बच्चों के साथ खेलते, कारीगरों से उनके काम के बारे में पूछते और फकीरों के साथ बैठकर उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते। उन्होंने शाही पोशाक उतारकर एक साधारण नागरिक के कपड़े पहन लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। हफ्ते बीतते गए। हर्षवर्धन और उसके समर्थक दरबार में रोज बीरबल का मजाक उड़ाते। लगता है राजा बीरबल को कोई मूर्ख नहीं मिला, इसलिए वह खुद मूर्खों जैसी हरकतें करते हुए शहर में घूम रहे हैं। हर्षवर्धन एक दिन अकबर के सामने बोला। अकबर कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते। उन्हें बीरबल के लौटने का इंतजार था। 1 महीना पूरा होने में जब सिर्फ 2 दिन बचे थे, तब बीरबल वापस महल लौटे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अगले दिन दरबार लगा। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। हर्षवर्धन की आंखों में विजय की चमक थी। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल काली हाथ आए हैं और आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। लेकिन वह अकेले नहीं थे। उनके पीछे 2 आदमी थे, जिन्हें देखकर पूरा दरबार अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पहला आदमी एक मरियल से गधे पर बैठा था। उसने अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर उठा रखा था। हैरानी की बात यह थी कि वह गधे पर सवार होने के बावजूद बोझ को ढो रहा था। दूसरा आदमी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं और वह बड़ी बेचैनी से इधर-उधर चल रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कौन लोग हैं और इन्हें इस तरह दरबार में क्यों लाया गया है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये दोनों महानुभाव मेरी 1 महीने की खोज का नतीजा हैं। ये इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्खों में से 2 हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। हर्षवर्धन ने ताना कसते हुए कहा, वाह, क्या खूब खोज है। 1 महीने और 1000 मोहरे खर्च करके आप इन 2 बेचारों को पकड़कर लाए हैं। क्या यही आपकी बुद्धिमानी है? बीरबल ने हर्षवर्धन की बात को अनसुना करते हुए पहले आदमी की ओर इशारा किया और शहंशाह से कहा, आलमपनाह, पहले इस व्यक्ति से मिलिए। मैं जब शहर के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यह आदमी गधे पर सवार था, लेकिन लकड़ियों का यह भारी गट्ठर इसने अपने सिर पर उठा रखा था। मैंने इससे पूछा, भाई, जब तुम गधे पर बैठे ही हो तो यह गट्ठर भी उसी पर क्यों नहीं रख देते? खुद क्यों तकलीफ उठा रहे हो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया, बीरबल? बीरबल ने उस आदमी की ओर देखा। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। बीरबल ने उसे हौसला दिया और कहा, डरो मत, वही बताओ जो तुमने मुझसे कहा था। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हूँ।
हुजूर, मैंने साहब से कहा कि यह गधा बहुत कमजोर और बूढ़ा है। मैं खुद इतना भारी हूँ, मेरा बोझ ही इसके लिए काफी है। अगर मैं यह लकड़ियों का गट्ठर भी इस पर लाद दूंगा तो यह बेचारा जानवर मर जाएगा। इसलिए मैंने इसका बोझ हल्का करने के लिए गट्ठर अपने सिर पर रख लिया। यह सुनते ही पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह कैसी मूर्खता थी। वह आदमी यह नहीं समझ पा रहा था कि चाहे गट्ठर उसके सिर पर हो या गधे की पीठ पर, कुल वजन तो उस बेचारे गधे को ही उठाना पड़ रहा था। यह तो वाकई मूर्ख है, अकबर ने हंसते हुए कहा। अब इस दूसरे के बारे में बताओ। बीरबल ने दूसरे आदमी की ओर इशारा किया, जो अब भी दरबार के कीमती कालीन पर कुछ ढूंढने का नाटक कर रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह दूसरा व्यक्ति मुझे कल रात बाजार में मिला। यह सड़क की लालटेन के ठीक नीचे जमीन पर कुछ खोज रहा था। मैंने पूछा, क्या खो गया है भाई? उसने कहा, मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है। मैंने उसकी मदद करने की पेशकश की और पूछा, अंगूठी गिरी कहाँ थी? तो उसने पास की एक अंधेरी गली की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो उस गली में थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ लालटेन की रोशनी है, इसलिए मैं यहीं ढूंढ रहा हूँ। दरबार में एक और जोरदार ठहाका लगा। यह मूर्खता की पराकाष्ठा थी। चीज कहीं और खोई थी और उसे ढूंढा कहीं और जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां रोशनी थी। अकबर ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुमने वाकई दो अनमोल नगीने ढूंढे हैं। ये दोनों तो मूर्खता के सरदार हैं। तुम्हारी खोज सफल हुई। लेकिन हर्षवर्धन कहाँ चुप रहने वाला था। वह खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि ये दोनों मूर्ख हैं, लेकिन बीरबल को तो सबसे बड़े मूर्खों की सूची बनाने को कहा गया था। ये तो सिर्फ दो हैं, और इन दो को ढूंढने के लिए 1000 सोने की मोहरों की क्या जरूरत पड़ी? बीरबल ने खजाने का पैसा बर्बाद किया है और अपना काम भी पूरा नहीं किया है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब माहौल फिर से गंभीर हो गया। हर्षवर्धन की बात में दम था। बीरबल ने सिर्फ दो ही लोग पेश किए थे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, मंत्री जी का सवाल बिल्कुल सही है। सूची अभी पूरी नहीं हुई है। इस सल्तनत में 4 सबसे बड़े मूर्ख हैं। 4? अकबर ने चौंक कर पूछा। बाकी 2 कौन हैं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इस सूची में तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह क्या कह रहे थे बीरबल? अकबर भी हैरान थे। तुम मूर्ख कैसे हुए बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मुझे पता था कि मूर्खों को ढूंढना एक व्यर्थ और बेकार काम है। इससे सल्तनत का कोई भला नहीं होने वाला। यह सिर्फ समय की बर्बादी है। फिर भी मैंने आपका हुक्म माना और अपना एक कीमती महीना इस बेमतलब के काम में बर्बाद कर दिया। जो व्यक्ति जानते बूझते हुए अपना समय एक निरर्थक काम में लगाए, वह मूर्ख नहीं तो और क्या है। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल की बात में सच्चाई का वजन था। अकबर भी सोच में पड़ गए। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो बताओ कि इस सूची में चौथा मूर्ख कौन है? अकबर ने धड़कते दिल से कहा, कहो बीरबल, निडर होकर कहो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, माफी चाहता हूं, लेकिन इस सूची में चौथे सबसे बड़े मूर्ख स्वयं आप हैं। यह सुनना था कि पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर शहंशाह की ओर देख सके।
हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे लगा अब फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे। आज बीरबल का सिर कलम होकर रहेगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, तुम्हारी यह जुर्रत, तुमने हमें मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे की? इसका स्पष्टीकरण दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बीरबल जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने उसी शांत भाव से कहा, जहां पनाह, आप इस विशाल सल्तनत के मालिक हैं। आपके कंधों पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। आपके समय का हर पल कीमती है, जिसे राज्य की भलाई, न्याय और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कामों में लगना चाहिए। लेकिन आपने अपने एक मंत्री के उकसावे में आकर एक ऐसे फिजूल के काम का हुक्म दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। आपने न सिर्फ मेरा बल्कि अपना और इस पूरे दरबार का कीमती समय बर्बाद किया। और तो और इस बेकार काम के लिए आपने शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें भी खर्च करवा दी। जो बादशाह अपनी प्रजा की भलाई के कामों को छोड़कर ऐसे निरर्थक मनोरंजन में समय और धन बर्बाद करे, उसे आप क्या कहेंगे, जहांपनाह? अकबर अवाक रह गए। उनका गुस्सा हवा हो गया। बीरबल की बातें कड़वी थीं, लेकिन 100% सच थीं। उन्होंने एक आईना दिखा दिया था, जिसमें अकबर को अपनी गलती साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि हर्षवर्धन की चाल में फंसकर उन्होंने वाकई एक मूर्खतापूर्ण आदेश दे दिया था। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। केवल एक सच्चा दोस्त और हितैषी ही ऐसी कड़वी सच्चाई कहने का साहस कर सकता था। अकबर मुस्कुराए। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, बीरबल। हमसे गलती हुई। यह देखकर हर्षवर्धन का चेहरा उतर गया। उसका सारा खेल बिगड़ चुका था। लेकिन उसने सोचा कि कम से कम वह खुद तो बच गया है। तभी बीरबल हर्षवर्धन की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब एक तीखी चमक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने 4 मूर्खों की सूची तो दे दी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मंत्री हर्षवर्धन ने पूछा था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यानी इन चारों का सरदार कौन है? सबकी सांसें रुक गईं। बीरबल ने हर्षवर्धन की आंखों में आंखें डालकर कहा, इन सभी मूर्खों का सरदार यानी इस सल्तनत का सबसे बड़ा गधा। माफी चाहता हूं, सबसे बड़ा मूर्ख स्वयं मंत्री हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन तिलमिला उठा। बकवास! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? मैंने क्या किया है? बीरबल ने शहंशाह की ओर देखकर अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की, जहांपनाह, गौर फरमाइए। यह व्यक्ति जो खुद को बहुत विद्वान और बुद्धिमान समझता है, असल में सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? पहला, इसे न तो अपनी जिम्मेदारियों का पता है और न ही सल्तनत के कीमती समय का मूल्य। यह जानता था कि यह एक व्यर्थ का काम है, फिर भी इसने केवल अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपका, मेरा और पूरे दरबार का समय बर्बाद करने के लिए यह मूर्खतापूर्ण चुनौती पेश की। दूसरा, यह इतना बड़ा मूर्ख है कि इसे यह भी नहीं पता कि बुद्धि और ज्ञान का उपयोग सृजन और भलाई के लिए किया जाता है, न कि दूसरों को नीचा दिखाने और जाल में फंसाने के लिए। इसने अपनी सारी विद्वता एक ओछे काम में लगा दी। बीरबल रुके नहीं। तीसरा, यह इतना अदूरदर्शी और मूर्ख है कि इसने यह सोचा ही नहीं कि जो जाल यह मेरे लिए बिछा रहा है, उसमें यह खुद भी फंस सकता है। इसे लगा कि यह मुझे अपमानित कर देगा, लेकिन इसने अपनी ही मूर्खता का सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जहांपनाह, इसने न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी इस मूर्खतापूर्ण खेल में घसीटकर आपकी शान में गुस्ताखी की है।
एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ईर्ष्या में अंधा होकर अपने बादशाह की गरिमा का भी ख्याल न रखे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैंने उन दो आम आदमियों को यहाँ लाकर यह नहीं दिखाया कि वे मूर्ख हैं, बल्कि यह दिखाया कि मूर्खता दिखती कैसी है। एक आदमी अपने गधे पर बोझ कम करने के लिए बोझ खुद उठा रहा था और मंत्री जी अपनी ईर्ष्या का बोझ खुद ढो रहे हैं, यह सोचे बिना कि यह बोझ अंततः इन्हीं को कुचल देगा। दूसरा आदमी रोशनी में अपनी खोई चीज ढूंढ रहा था और मंत्री जी दरबार की चकाचौंध में इज्जत ढूंढ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी इज्जत अपनी ईर्ष्या के अंधेरे में ही कहीं खो दी है। इसलिए जहां पनाह, मैंने मंत्री जी को कोई जानवर नहीं बनाया, मैंने तो बस पूरे दरबार को यह दिखाया कि यह असल में है क्या। अपनी हरकतों से, अपनी सोच से यह किसी गधे से कम नहीं है। मैंने तो बस इनके असली रूप को सबके सामने उजागर कर दिया है। बीरबल की इस व्याख्या को सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। हर एक शब्द तीर की तरह हर्षवर्धन के सीने में चुभ रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल और फिर पीला पड़ गया। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। उसकी सारी विद्वता, सारा घमंड बीरबल की बुद्धिमानी की एक चोट से चूर चूर हो गया था। उसे सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई गधा है जिसके ऊपर मूर्खता का बिल्ला लगा दिया गया हो और पूरा दरबार उसे देख रहा हो। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे। वह बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, शाबाश बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक दरबारी को सबक नहीं सिखाया बल्कि हम सबको सिखाया है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि सच्चाई का आईना दिखाने में है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। तुमने मंत्री हर्षवर्धन को गधा बनाया नहीं बल्कि उनकी हरकतों ने उन्हें खुद गधा साबित कर दिया और तुमने बस उस पर से पर्दा हटाया है। फिर अकबर ने हर्षवर्धन की ओर देखा जिसका सिर शर्म से झुका हुआ था। अकबर ने कहा, मंत्री हर्षवर्धन, उम्मीद है कि आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। बुद्धि का अहंकार ज्ञान के अभाव से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उस दिन के बाद से मंत्री हर्षवर्धन ने कभी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। वह समझ गया था कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं है बल्कि वह इंसान के चरित्र और उसकी नीयत को पढ़ने की गहरी समझ रखते हैं। और यह कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में फैल गई कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक घमंडी दरबारी को बिना हाथ